हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक 1 की यूनिट 1 को कवर किया था और आज हम उसकी दूसरी यूनिट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें जो बेसिक आइडिया है वो है कि सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ या फिर उनका बर्थ कैसे हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ 50 रुपए में। और अगर आपको नोट्स के साथ पिछले 5 इयर्स के PYQ भी चाहिए तो वो आपको 75 रुपए मेन अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दीजिए। तो चलिए पहले जानते हैं कि सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी आखिर है क्या, ताकि हम इसके बारे में अच्छे से जान पाए। अगर हम सोशियोलॉजी के बारे में देख तो इसमें हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, मेनली मॉडर्न सोसाइटी। इसका प्राइमरी फोकस है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है और ह्यूमंस उस सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। इसमें जो कि इंक्वायरी यानी कि इस सब्जेक्ट का कोर क्वेश्चन है कि सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स कैसे होती है, उनका रीजन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी क्यों होती है, क्लास इनइक्वालिटी क्यों होती है, एटसेट्रा। और वहीं अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखें तो ये भी सोसाइटी का ही स्टडी है, पर इसका फोकस जो होता है वो ट्राइब्स, कल्चर, ट्रेडिशंस पे होता है और इसका कोर क्वेश्चन कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग पे होता है। तो हम अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल और ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है। तो अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ। तो सोशियोलॉजी के इमर्जेंस ऑफिशियली 19th सेंचुरी में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी में सोशल चेंजेस हो रहे थे। सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पीछे 4 मेन रीजन है: एनलाइटमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हम पहले दी एज ऑफ रीजन या फिर एनलाइटनमेंट के बारे में देखते हैं। ये वो पीरियड था जब लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही थी। अगर हम एनलाइटमेंट के पहले का टाइम देखें तो उस टाइम सोसाइटी में चर्च का डोमिनेंस था। जो भी चर्च बोलता था उसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करने स्टार्ट कर देते थे, बिना चीजों को क्रिटिकली सोचे और एग्जामिन किए। पर 19th सेंचुरी में सोसाइटी में एक चेंज आया और लोगों ने चीजों को क्रिटिकली सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन किया और चर्च की ब्लाइंड फॉलोइंग को रिजेक्ट किया, और इसके बाद से ही सोसाइटी में लॉजिक एंड साइंस का इमर्जेंस हुआ। अगर हम उस टाइम के थिंकर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि उस टाइम मोंटेस्क्यू और राउस्यू दोनों इम्पॉर्टेंट थिंकर्स थे। मोंटेस्क्यू ने लॉज, गवर्नेंस एंड सोशल स्ट्रक्चर पे आइडियाज देना स्टार्ट किया और राउस्यू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और नेचर ऑफ ह्यूमन फ्रीडम पे फोकस किया। तो इसे हमें पता लगता है कि एनलाइटमेंट ने लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप किया, जिसे कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। तो अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस का सेकंड रीजन, जो कि है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में साइंटिस्ट्स ने साइंटिफिक मेथड यूज करना स्टार्ट किया। इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स जैसे गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन, उन्होंने प्रूव किया कि नेचर साइंटिफिक रूल्स फॉलो करती है। तो सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर नेचर साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करता है तो सोसाइटी साइंटिफिक रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर सकती। यहीं से सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना स्टार्ट किया गया। अब हम देखेंगे थर्ड रीजन को, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुआ था। अगर हम इसको देखें तो रेवोल्यूशन के पहले मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर थी। फ्यूडल सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसके कारण सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी और स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की फॉलो की जाती थी। तो लोगों ने परेशान होकर एक चेंज लाने का डिसाइड किया और उस रेवोल्यूशन को नाम दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसके बाद पूरी सोसाइटी चेंज होगी, ओल्ड सोशल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, नए आइडियाज का इमर्जेंस हुआ जैसे लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी। और इन आइडियाज को लेटर टाइम्स में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन आइडियाज को ऐड किया गया।
परंतु इस रेवोल्यूशन ने सोसाइटी में केओस कर दिया था। तो फिर सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि सोसाइटी में पीस कैसे लाई जाए, तो फिर बर्थ हुआ सोशियोलॉजी का। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जो कि सोशियोलॉजी के इमर्जेंस का फोर्थ रीजन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 में इंग्लैंड में हुआ था। इस रेवोल्यूशन से पहले की अगर हम बात करें तो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, विलेज डोमिनेंस में थे और हैंडमेड गुड्स हुआ करते थे। परंतु इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद मशीन्स का उसे बढ़ गया था, फैक्ट्रीज बिल्ट होने लगी थी और सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। और अगर हम इस रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को पढ़ने तो हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो वो है गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और अगर इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखें तो वो है वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होना, वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन पुअर हो गए, स्लम्स डेवलप हुए और क्लास इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई। जो न्यू क्लास इमर्ज हुई थी वो थी कैपिटलिस्ट, जिसमें फैक्ट्री ओनर्स आते थे, और दूसरी थी वर्कर्स, जिसमें लेबर्स आते थे। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोसाइटी को स्टडी किया। अब तक हमने सोशियोलॉजी के इमर्जेंस को देखा, अब हम देखेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के इमर्जेंस को। सोशल एंथ्रोपोलॉजी टैब डेवलप हुई जब यूरोपियंस ने अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका एक्सप्लोर किया। उन्होंने इन रीजन्स में ट्राइब्स को देखा और उनके कल्चर, मैरिज, रिलीजन और किंगशिप को स्टडी किया। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस 2 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज, जिसका टाइम पीरियड 1725 टू 1840 है, इस टाइम पे फिलोसोफर्स ने सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट किया। ये इसके इमर्जेंस का फाउंडेशन फेज था। इस टाइम पे इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे राउस्यू, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। इसका सेकेंड फेज 1840 टू 1890 था। इस टाइम पीरियड में साइंटिफिक अप्रोच का यूज होने लगा। एंथ्रोपोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया था। और अब हम देखते हैं मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुई थी। इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे, जैसे ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की, जो कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के इम्पोर्टेंट फिगर थे। इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया और उनका मेथड था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्राइब्स के साथ रहना चाहिए, जिससे वो उनकी स्टडी को ट्रूली अंडरस्टैंड कर सके। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पायोनियर्स और उनके की कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे एडवर्ड टायलर को, जिन्हें फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने कल्चर के कंसेप्ट को डिफाइन किया था। फिर हम देखते हैं फ्रांस बोआस को, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया और बताया कि हर कल्चर अलग है और उनको उनके अकॉर्डिंग ही स्टडी करना चाहिए। अब हम देखते हैं हेनरी मॉर्गन को, जिन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को 3 स्टेजेस में स्टडी किया था। सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, जिससे कार्ल मार्क्स भी इन्फ्लुएंस हुए थे। अब आता है मक्लेनन, जिन्होंने हमें एक्सोगेमी और एंडोगमी के बारे में बताया था। एक्सोगेमी का मतलब है कि अपने ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप में शादी करना, और एंडोगमी का मतलब है अपने ग्रुप में शादी करना। और बास्टियन ने हमें बताया साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि सभी ह्यूमंस की मेंटल कैपेसिटी सेम है। अब हम कुछ की मॉडर्न थिंकर्स को देखेंगे, जैसे रैडक्लिफ ब्राउन, जिसने हमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट दिया। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक ह्यूमन बॉडी की तरह वर्क करती है और हर पार्ट का अलग फंक्शन है। फिर मार्सेल मॉस ने गिफ्ट एक्सचेंज को स्टडी किया था, जिसके बारे में इन्होंने अपनी बुक द गिफ्ट भी लिखी है। और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने हमें स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने मिथ्स और किंगशिप के बारे में बताया था। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू आप सबका यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे।